अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स का बल तथा गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को शुरू कराने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन बता देते हैं। यहाँ पर हम दो चीज़ें जानेंगे। बल किसे कहते हैं, बल का मात्रक क्या है, एक न्यूटन बल क्या होता है, बल कितने प्रकार का होता है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे संवेग क्या होता है, संवेग का सूत्र और मात्रक क्या होता है, संवेग कैसी राशि है, संतुलित असंतुलित बल क्या हैं, और फिर हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते जाएंगे। जड़त्व का नियम क्या है और गति के नियम के विषय में जानेंगे। न्यूटन ने गति के विषय के संबंध में 3 नियम दिए। उन तीनों नियमों का विस्तृत रूप से आइए हम अब अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम बल की पहले टॉपिक बल की बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में फोर्स कहा जाता है। बल क्या है? बल ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है। यानी बल क्या है? अगर मान लीजिए मेज़ पर कोई आपने डस्टर रख दिया है, उसको आगे खिसकाने की आप कोशिश कर रहे हैं, या तो वो खिसक जाएगा जिधर बल लगा रहे हैं उस दिशा में, अन्यथा हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहा है। यानी बल वह बाह्य कारक यानी बाहर से लगाए जाने वाला ऐसा कारक जो किसी वस्तु की गति या विरामावस्था में परिवर्तन करने की कोशिश करता है या परिवर्तित कर देता है, बल कहलाता है। और क्योंकि बल जो होता है, बल का फॉर्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल हमेशा सदिश राशि होती है। कैसी राशि है बल? बल एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या इसी को एक न्यूटन कहते हैं। आइए चर्चा करते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, जैसा कि आपको यहाँ फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है। बल का फॉर्मूला है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी F बराबर ma। तो अगर हम बल का मात्रक निकालें बराबर m का मात्रक गुणा त्वरण का मात्रक, तो m द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे, तो बल का मात्रक होगा किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जैसा कि हमने ऊपर भी दिखाया है। लेकिन 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन होता है। क्या होता है? 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर होता है 1 न्यूटन। ठीक है, अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे 1 न्यूटन बल किसे कहते हैं। तो देखिए 1 न्यूटन बल, जैसा कि आपने फॉर्मूले से जाना, F बराबर ma होता है। F बराबर क्या होता है? एक मिनट बेटा, M बराबर होता है ma। ठीक है, अगर m का मान 1 हो जाए और a का मान भी 1 हो जाए तो F का मान ऑटोमेटिक 1 यानी न्यूटन हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आएगी? यदि किसी वस्तु या पिंड पर हम जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, m बराबर 1 यानी 1 किलोग्राम हो, यदि कोई पिंड जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, उस पर बल लगाने से उसके अंदर a बराबर 1, a का मतलब है त्वरण, यानी किसी पिंड पर 1 किलोग्राम जिसका द्रव्यमान है, बल लगाने से उसके अंदर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए, तो लगाए गए बल का मान किसके बराबर होगा बेटा? 1 न्यूटन के बराबर होता है। दोबारा समझ लीजिए, 1 न्यूटन बल क्या है? यदि किसी पिंड पर जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, बल लगाने से उसके अंदर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो लगाया गया बल 1 न्यूटन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ आपने देख लिया, यहाँ हमने आपको समझा दिया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बल के प्रकार। बल 2 तरह के हो सकता है, संतुलित बल और असंतुलित बल। यह एग्जाम में अक्सर पूछ भी लिया जाता है, संतुलित बल और असंतुलित बल से आप क्या समझते हैं? ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा बेटा। असंतुलित बल और संतुलित बल इम्पोर्टेंट लिखा है हमने। तो संतुलित बल किसे कहते हैं? अगर किसी पिंड पर दोनों ओर एक समान यानी एक ही परिमाण के बल लगाए जा रहे हैं। मान लीजिए किसी बुक को मैं खींच रहा हूँ 5 न्यूटन बल से, दूसरा व्यक्ति मेरा साथी भी 5 न्यूटन बल से खींच रहा है, तो जाहिर है वो बुक
स्टेबलिश्ड होगी, ठहरी रहेगी, ना मैं खींच पाऊँगा ना वो, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी। और अगर मैं 7 न्यूटन के बल से अपनी तरफ खींच रहा हूँ और मेरा साथी 5 न्यूटन बल से अपनी तरफ खींच रहा है, तो ज़ाहिर है मैं अपनी तरफ खींच लूँगा। यहाँ यही कहा गया है, अगर एक पिंड पर 2 बल लग रहे हैं, विपरीत दूसरी दिशा में लग रहे हैं, और दोनों लगने वाले बलों का परिमाण एक समान है, तो हम कहेंगे बल युग्म संतुलित है, और जिसकी वजह से कोई ना तो गति होगी और ना ही विरामावस्था में या गति में या स्थिति में परिवर्तन होगा। जैसे है वैसे ही रहेगी वस्तु या पिंड। और अगर परिमाण अलग अलग है तो उसमें बदलाव आ जाएगा। ठीक है, अधिक बल वाली वस्तु कम बल वाली वस्तु को अपनी तरफ खींच लेगी क्योंकि वो अधिक बल लगा रहा है। अब न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए। इन तीनों नियमों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक बात पे रोशनी डालना चाहेंगे कि जड़त्व का नियम, जैसा कि यहाँ लिखा है आप देख रहे हैं बेटा, ये रहा जड़त्व का नियम, गति का प्रथम द्वितीय नियम न्यूटन के बताने से पहले हम जड़त्व के बारे में बता दें। जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह द्रव्यमान है, वह गुण है, जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का ऐसा गुण जो अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। मान लीजिए जैसे कोई दीवार है, उसको हम हटाना चाह रहे हैं, तो उसे हटाना इतना आसान नहीं है। उसे हटाने के लिए हमें बल की आवश्यकता होगी, मजदूर, फावड़े या कहें और औजारों की आवश्यकता पड़ेगी या ताकत की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम उसको तोड़कर हटा सकते हैं दीवार को, अन्यथा नहीं। यानी दीवार भी अपने ऊपर जो बाहर से जो बल लग रहा है उसका विरोध कर रही है, तो ये दीवार का जड़त्व कहलाता है। ये डिपेंड करता है द्रव्यमान, जिस चीज़ का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे रेलगाड़ी या बैलगाड़ी, रेलगाड़ी की तुलना में बैलगाड़ी पर कम बल लगाकर उसे खींचा जा सकता है, जबकि रेलगाड़ी को नहीं खींच सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दोबारा बता देते हैं। जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का ऐसा गुण है जिसके द्वारा वो अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, और यह जो गुण है उसके द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसमें जड़त्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अब देखिए गति का प्रथम नियम क्या है। हमने बताया था न्यूटन के गति विषयक 3 नियम है। पहला नियम है, सरसरी तो हम बता देते हैं, फिर और डिटेल से बताते हैं। पहला नियम तो इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, यानी विरामावस्था में या गति अवस्था में, तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मान लीजिए जैसे दीवार ही है, जैसे खड़ी है वैसे खड़ी रहेगी जब तक कि हम उसे गिराने की कोशिश ना करें। या कोई गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल चलती रहेगी जब तक कि उस पर हम ब्रेक ना लगाएं, रुकेगी नहीं। या उसका ईंधन है जिससे वो चल रही है, पेट्रोल डीजल से, और वो अगर कंटिन्यूस की टंकी में है तो चलती रहेगी, अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो जाहिर है ख़त्म हो जाएगी। और जैसे चलती हुई रेलगाड़ी और हमारी चल रही है, रोड प्लेन है, अचानक खुदरा रोड आ जाए तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि बाह्य बल लगा दिया गया। घर्षण एक प्रकार का बल है जो सड़क द्वारा और गाड़ी के टायर के मध्य लगाया जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला गति का प्रथम नियम है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था या गति अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, ये है आपका पहला नियम। देखिए ये रहा, ये जड़त्व का नियम है। अब दूसरे नियम की तरफ हम चलते हैं। गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम है, ये कह रहे हैं किसी पिंड पर लगने वाला बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी M बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी संवेग में होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होगा बल। तो मान लीजिए, देखिए इसको हम प्रूफ भी करके बताएंगे, और आपको देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखते हैं। देखिए हमने माना कि कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, प्रारंभ में उसका वेग u है, t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है।
तो प्रारंभ में उसका संवेग क्या होगा, P1 बराबर होगा mu हो जाएगा, और अंतिम संवेग हो जाएगा P2 बराबर mv। अब संवेग में परिवर्तन जो हुआ है, जैसे हमने डेल्टा P कहा है, जैसा कि यहाँ आपको दिखाया हमने डेल्टा P बराबर होगा P2 माइनस P1। ज़्यादा वाले संवेग में से कम वाला संवेग यानी अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग घटा देंगे, यानी क्या मिलेगा, mv माइनस mu। m अगर कॉमन ले लें तो v माइनस u, तो ये मिल जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपको देखा आपने संवेग परिवर्तन आया था m ब्रैकेट v माइनस u। अब संवेग परिवर्तन की दर का मतलब समय से भाग कर दें, तो ये डेल्टा P था, डेल्टा P अपॉन टी बराबर mv माइनस u अपॉन टी। और आप क्या जानते हैं, v माइनस u अपॉन टी गति के प्रथम समीकरण से हम जानते हैं ये त्वरण के बराबर होता है। वेग परिवर्तन की दर बराबर लगाए गए त्वरण के बराबर होती है, या वेग परिवर्तन की दर त्वरण के बराबर होती है। तो ये m ऐसे ही रहा, और v माइनस यू अपॉन टी को हमने a कह दिया। तो आपने ये देखा संवेग परिवर्तन की दर, क्या देखा आपने, संवेग परिवर्तन की दर ये बराबर हो गया ma। लेकिन चूंकि आप क्या जानते हैं, ma बराबर होता है, देखिए हम जानते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर बराबर ma है, और f बराबर भी ma होता है। इन दोनों से आप क्या देखेंगे, ma दोनों का बराबर है, तो इसका मतलब हुआ संवेग परिवर्तन की जो दर है डेल्टा P अपॉन टी बराबर हो गया लगाए गए बल के बराबर होगी। और इसी को हम गति का दूसरा नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी पिंड पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, अब लेकिन हमने अभी आपको ये तो बता दिया संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, लेकिन इससे पहले हमें एक टॉपिक बताना चाहिए था कि संवेग क्या होता है, जिसे इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। संवेग होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। CGS में इसका मात्रक ग्राम मीटर प्रति सेकंड या डाइन होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मेरा डाइन होता है, और MKS में इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। गति का तृतीय नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया के पश्चात उतनी ही मात्रा में विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्या मतलब, गति का तीसरा नियम ये कहता है कि हर क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होगी, उतनी ही मात्रा में होगी और विपरीत दिशा में होगी। जैसे हमने जितनी स्पीड से किसी बॉल को दीवार में मारा है, वह उतनी ही स्पीड से विपरीत दिशा में यानी हमारी तरफ लौट कर आएगी। अगर हमने स्लोली फेंक दिया है तो हो सकता है मैं भी वो वापस ही ना आए। या और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जब बंदूक को चलाया जाता है तो वो पीछे की तरफ धक्का देती है, जैसा कि यहाँ उदाहरण हमने लिए हैं, देखिए। ठीक है, ये गति का तृतीय नियम है। यहाँ एक निष्कर्ष प्राप्त होता है कि हम बल युग्म के रूप में होता है। निष्कर्ष ये हुआ कि बल क्या है, बल युग्म के रूप में होता है, ना कि अकेले बल का कोई अस्तित्व नहीं होता। हमने एक नोट लिख के दिया, इसका मतलब जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो हमेशा किसी भी बल की बात करें, बल सिंगल काम नहीं करेगा, डबल होगा। हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वो दूसरी वस्तु हमारे ऊपर ज़रूर बल लगाएगी, हमारे बल का विरोध करेगी, अपनी पोजीशन को नहीं बदलने की कोशिश करेगी, ना बदलने दे हमें। तो यहाँ हमने आपको एक नोट समय ये पता चला कि बल हमेशा पेयर की फॉर्म में होता है, जोड़े की फॉर्म में होता है, युग्म की फॉर्म में होता है, अकेला नहीं होता। अकेले बल का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा आगे चलते हैं। अब संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें क्या है, अगर हमने दो पिंड ले लिए हैं, जैसा कि यहाँ हमने आपको दिखाया है, A और B दो पिंड हैं जिनका द्रव्यमान m1 m2 है, प्रारंभिक वेग u1 v1 पहले पिंड के हैं, दूसरे का है u2 v2। अब इन्हें जब आपस में टकराया जाता है तो ये मिल जाते हैं।
टकराने से पहले दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल एफ ए बी, टकराने के पश्चात एफ बी ए उल्टा हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया जैसा कि अभी हमने बताया था, तीसरा नियम उतनी ही मात्रा में लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। तो जब दोनों पिंड थे उनके बीच लगने वाला बल बराबर हो जाएगा टकराने के बाद लगने वाला बल, माइनस बल लगा देंगे, विपरीत दिशा में हो रहा है। अगर सेम बराबर करना चाहेंगे जैसा कि हमने यहाँ लिखा, देखिए एफ ए बी बराबर माइनस का एफ बी ए, गति के तृतीय नियम से। तो देखिए सीधे अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है दो वस्तुओं के टकराने से पूर्व और टकराने के पश्चात के कुल संवेगों का योगफल सदैव बराबर होता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो हमने दो पिंड लिए थे ए और बी, दोनों के प्रारंभिक वेग u1 और u2 लिए हैं। तो प्रारंभिक संवेग दोनों का कुल हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, सॉरी m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। इसी प्रकार टकराने के पश्चात जो होंगे इनके वेग m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो हम एक रिजल्ट पे पहुँचे कि इस रिजल्ट पे पहुँचे m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर होता है m1 u1 प्लस m2 u2। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, टकराने के बाद का कुल संवेग टकराने से पहले का कुल संवेग बराबर होता है। यही नियम जो है संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके कुछ अंकित प्रश्न हम करा देते हैं, उनको आप समझ लीजिए, जो समझ में नहीं आया हमसे पूछ लीजिएगा और बाकी किताब से सवाल लगाइएगा। जैसे यहाँ एक हमने अंकित प्रश्न लिया है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक बल लगाने से वस्तु का वेग 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल को बताइए, ज्ञात करिए। यदि इस बल को 5 सेकंड तक आरोपित किया जाए तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। द्रव्यमान यानी m बराबर 5 किलोग्राम, t 2 सेकंड है, प्रारंभिक वेग 3 मीटर प्रति सेकंड, u 3 मीटर प्रति सेकंड, v बल लगाने से क्या हो गया, अंतिम वेग हो जाता है v बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। कितना बल लगाया हमने, f बराबर क्वेश्चन मार्क, आप देखते चले जा रहे हैं इधर, देखिए ये हमने लिखा है। इसके बाद हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, लगाया गया बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह बल बराबर होता है ma, यह बल बराबर होता है m और a का मान होता है वेग परिवर्तन की दर के बराबर, यानी f बराबर m v माइनस u अपॉन टी। फॉर्मूला लगाया, m का मान 5 रखा, v का मान 7 माइनस, ये देखिए हम रखते जा रहे हैं 3 बटे समय है 2 सेकंड, इनको हमने हल किया तो हमें प्राप्त हो गया 10 न्यूटन। बल कितना प्राप्त हुआ हमें, 10 न्यूटन। ऐसा पिंड जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, 2 सेकंड तक बल लगाने से उसका प्रारंभिक वेग 3 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो कितना बल लगाया हमने, 10 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है। अब बल नहीं रखा जा रहा है, कहा जाता है कि समय कितना कर लिया जाए, 5 सेकंड कर लिया जाए। प्रारंभिक वेग को हम जो है 3 मीटर प्रति सेकंड ही रखेंगे और द्रव्यमान 5 किलोग्राम ही रहेगा, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, और बल उतना ही रहेगा जाहिर है। तो हम फिर वही फार्मूला लगाएंगे, m बराबर m v माइनस u अपॉन टी। f की जगह 10 रखेंगे, ये रखा है प्यारे बच्चों, m की जगह 5 रखा हमने, v ऐसे ही रहने दिया, u का मान 3 बटे t है आपका 5, ये 5 से ये 5 कट गया है, आपने देखा 10 बराबर v माइनस 3, v बराबर 13 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा इस बार, 13 मीटर प्रति सेकंड। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का तोड़ देता है। f बराबर कितना है, देखिए f है 5 न्यूटन और द्रव्यमान हमें m1 कह दिया है
और त्वरण हमें कितना मिलता है m1 द्रव्यमान पर बल लगाने से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, m2 द्रव्यमान को 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। एक दूसरा द्रव्यमान है m2, वो लगाने से कितना मिलता है हमें त्वरण, 20 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण मिलता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न हुआ। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। बल का मान है 5 न्यूटन, m1 पता नहीं है, पहला त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, m1 का मान निकालेंगे, F बराबर m1a1 वाला फॉर्मूला लगाकर m1 का मान आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। ठीक, फिर बल उतना ही है, द्रव्यमान m2 है, त्वरण आपका 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर m2a2, तो m2 का मान आएगा 0.25 किलोग्राम। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, बल उतना ही है, द्रव्यमान दोनों को जोड़ लिया जाए। तो हमने जोड़ा 0.5 और 0.25 किलोग्राम को जोड़ेंगे तो 0.75 किलोग्राम आ जाएगा। तो ए पूछा, फिर अब इस बार हमसे क्या पूछा है, ए। फॉर्मूला लगाएंगे F बराबर ma, ए बराबर F/m1 + m2। मान रखा, हमने इसको हल किया तो हमें एक मान मिल गया 6 सही 2/3 या फिर 6.67 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले की सहायता से इसको हल कर लिया। ठीक है, एक और हम अंकित प्रश्न आपको करा देते हैं। ये अंकित प्रश्न नंबर 3 है। 2 किलोग्राम के पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी गई और पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए। 2 किलोग्राम की एक पिस्टल है हमारे पास, उससे हमने 20 ग्राम की एक गोली को छोड़ा है और 150 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये हॉरिजेंटल गोली छोड़ी गई है। अब ये बताना है हम कितनी स्पीड से क्या वेग होगा कि पिस्टल पीछे की तरफ झटका देगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि गोली का द्रव्यमान है m1 मान लिया हमने 0.02 किलोग्राम होगा, क्योंकि हम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 20 ग्राम था, 1000 से भाग किया जाएगा 20 ग्राम को, तो किलोग्राम में आ जाएगा 0.02 किलोग्राम। पिस्टन का यानी m2 द्रव्यमान है, पिस्टल का जो है पिस्टन का आपका 2 किलोग्राम। गोली का प्रारंभिक वेग हमने u1 माना और पिस्टन का u2 मान लिया है प्रारंभिक। ठीक है, अब गोली का अंतिम वेग कितना हो गया है, गोली किस स्पीड से जा रही है आगे, 150 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हाँ, आप ध्यान रखेंगे जब बंदूक को चलाया ही नहीं गया है तो प्रारंभिक वेग गोली और पिस्टन का दोनों का ही 0 होगा, यहाँ हमने 0 लिखा है। और गोली का अंतिम वेग यानी v1 150 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, लेकिन पिस्टन का अंतिम वेग हमें पता करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं। संवेग संरक्षण वाला फॉर्मूला लगेगा। गोली छूटने से पहले गोली और पिस्टन का कुल संवेग बराबर गोली छूटने के बाद गोली व पिस्टन का कुल संवेग, यानी संवेग संरक्षण वाले नियम से इस अंक प्रश्न को हल किया जाएगा। यानी m1 u1 + m2 u2 बराबर होना चाहिए m1 v1 + m2 v2। तो हमने पहले निकालना है गोली छूटने से पहले गोली और पिस्टन का कुल संवेग। जब हल किया हमने तो प्राप्त हो जाता है 0, कुछ संवेग नहीं था। उसके बाद गोली छूटने के बाद गोली व पिस्टन का कुल संवेग निकल के आता है हमें ये 3 + 2 v2। संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, गोली छूटने के बाद का संवेग बराबर गोली छूटने से पहले का संवेग बराबर होगा। तो हमने रखा इसको 3 प्लस, ये देखिए हमने रखा है 3 + 2v2 बराबर 0, 2v2 बराबर -3, v2 बराबर -3/2 बराबर -1.5 मीटर प्रति सेकंड। ये माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये विपरीत दिशा में
मतलब झटका लगेगा। ये वेग जो है जिधर गोली चल रही है उसके अपोजिट दिशा में, देखिए यहाँ हमने लिखा है ऋणात्मक चिन्ह, यह दर्शाता है कि पिस्टल गोली के विपरीत दिशा में गति करेगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि आज हमने कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 2 बल तथा गति के नियम के विषय में जाना और उनसे संबंधित आंकिक प्रश्न किए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो आप दोबारा कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इसे जो आपको कराया गया शेयर कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।